हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिवालिक एजुरा, द पिनेकल ऑफ सक्सेस। तो स्वागत है आप सभी का दोस्तों एक बार फिर हमारे चैनल पर शिवालिक एजुरा, जो कि है सी टेट बेस्ट स्टडी मटेरियल के लिए इंडिया का नंबर 1 बनने वाला जल्दी ही चैनल। मजाक कर रहा हूँ। अगर आपका प्यार रहा तो ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और एक दिन हम इंडिया का नंबर 1 चैनल बन जाएंगे, जो सी टेट एग्जाम की प्रिपेयर, सुपर टेट, यूपी टेट और डीएसएसबी केवी, हम जल्द ही सभी के अपने बैच स्टार्ट करने वाले हैं। तो जल्दी ही क्या, जैसे अगर आपका प्यार मिलेगा तभी आगे हम कुछ कर सकते हैं। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का अगेन आज के दूसरे वीडियो, जो कि जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में अनाउंस कर दिया था, बता दिया था सभी को कि जैसे ही हमारा वीडियो डलेगा उसके लगभग 2 घंटे बाद हमारा दूसरा हिंदी पेडागोजी का वीडियो आ जाएगा। तो वही मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ, हिंदी पेडागोजी क्वेश्चन सीरीज। तो हिंदी पेडागोजी क्वेश्चन सीरीज में आज हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। कितने? 15 क्वेश्चन। और 15 जो क्वेश्चन होंगे, ये वो क्वेश्चन होंगे जो लास्ट के एग्जाम्स में आए हुए हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, एक दो साल छोड़ के बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आपको मैंने पहले वीडियो में जिसमें मैंने आपको सिलेबस समझाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि 15 क्वेश्चन पेडागोजी के हिंदी से आने ही आने, मतलब आने क्या, वो तो सिलेबस ये है कि 15 क्वेश्चन आएंगे पेडागोजी के। और 15 में से अगर आप 14 ना ला पाओ या 13 ना ला पाओ, तो वो तो फिर कोई अच्छी बात नहीं है। और हम किस लिए आए? फिर हम इसीलिए हैं कि आप 15 में से 15 ही नंबर लाएं, और उम्मीद यह है कि 14 तो लेके ही आए कम से कम, क्योंकि पेडागोजी में सिर्फ 11 से 10 या मतलब 10 से 11 ही टॉपिक हैं जो बार बार घूम फिर के आते रहते हैं। टॉपिक 10 से 11 ही हैं और उन्हीं के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चन में से छांट कर लेके आ रहे हैं आपके लिए 15 क्वेश्चन की एक सीरीज। तो जल्दी ही शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप पहली बार ही इस चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शिवालिक एजुरा। अगर आप वीडियो किसी यूट्यूब के अलग सोर्स से देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं। आप चाहे तो मेरा नाम डालकर सर्च कर सकते हैं, और चाहे तो शिवालिक एजुरा डालकर भी सर्च कर सकते हैं। तो मेरा नाम डिस्प्ले पर आपको दिख ही रहा होगा, शिव खत्री सर। आप डालेंगे तो यूट्यूब पे हमारा ही वीडियो ऊपर सबसे शो होगा। और प्लेलिस्ट में जाकर आप सिलेबस का वीडियो, और इससे पहले हमारा डाला गया चाइल्ड डेवलपमेंट में एरिक एरिक्सन के साइको सोशल स्टेज थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट का वीडियो देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। तो ये हिंदी पेडागोजी क्वेश्चन सीरीज 15 है। तो हिंदी के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 बार सी टेट के एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो देखेंगे क्या है। और खास बात यह है कि ये जूनियर और प्राइमरी दोनों ही एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों ही एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। कई कई बार, कम से कम 4 4 5 5 बार दोनों एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो कक्षा में भाषा की ब्लैंक दिया हुआ है, के प्रति ब्लैंक बनाकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। तो ये क्या, इसमें 2 खाली स्थान दिए हुए हैं। ये पूछ रहा है कि कक्षा में भाषा की कुछ है जो भी है, के प्रति कुछ बनाकर उसका उपयोग शिक्षण में करना चाहिए। तो ऐसा क्या है कि कक्षा में भाषा की क्या बनाकर उसका उपयोग करना चाहिए, जिससे कि क्लास में बच्चों को समझने में, अधिगम करने में, पढ़ने में आसानी रहे, टीचर अच्छे से उसे समझा सके। तो वो क्या है? तो ऑप्शन देखेंगे, विविधता और विद्वान। यानी तो हम क्या करेंगे कि हम ऑप्शंस को सेंटेंस में बैठा बैठा कर देखेंगे। अब कुछ तो सेंटेंस में ऐसे होते हैं कि ऑप्शन बैठा है और वो बिल्कुल सटीक लगते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि वो बैठा हो तो 2 3 ऑप्शन ऐसे होते हैं कि एक जैसे लगते हैं और तीनों सही भी लगते हैं, और ज्यादातर वो ऑप्शन सही भी होते हैं। लेकिन हमें सीटेट का एनसीईआरटी का कहना है कि बेटर में से भी बेस्ट हमें छांटना है। तो बेस्ट आंसर जो होगा वही हमें इसमें फिक्स करना है। तो कक्षा में पहला ऑप्शन देखेंगे, कक्षा में भाषा की विविधता के प्रति विद्वान बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। ये तो बात कुछ जम सी नहीं रही। तो विविधता, कक्षा में भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशील बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। चलो इसको देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि कक्षा में भाषा के प्रति संवेदनशील होना ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और विविधता से मतलब कक्षा में बहुभाषी बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे किसी, ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे विद्यालय में पढ़ाते हो जहाँ अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले बच्चे हों। जैसे कोई इंग्लिश ज्यादा बोलता है, कोई हिंदी ज्यादा बोलता है, कोई मराठी ज्यादा बोलता है, या कोई भोजपुरी वाला बच्चा भी हो सकता है। तो इस तरीके से बहु विविधता वाले बच्चे भी देखने को मिलेंगे। तो इससे अगला ऑप्शन संवेदनशीलता और कठोरता। कठोरता मतलब कठोरता जहां शब्द आ गया, छात्रों के प्रति कठोरता तो अपनानी ही नहीं है। किसी वाक्य में अगर आपको कठोरता, दंड, पनिशमेंट ऐसे शब्द मिलते हैं तो समझ लो वो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, एकदम काट देना है। एक रूपता और संवेदनशीलता,
एक रूपता मतलब एक ही जैसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। शिक्षण में जो भी बहुभाषिक बच्चे हैं उनकी सभी की भाषाओं को ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ाना है। तो इसका ऑप्शन सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। बी ही सही आंसर है, विविधता संवेदनशीलता। कक्षा में भाषा की विविधता के प्रति, यानी कि जितने भी बहुभाषी बच्चे हैं उनकी विविध विविध भाषाएं हैं, उनके प्रति संवेदनशील बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। शिक्षक को प्राइमरी या मतलब विद्यालय में जो छात्र हैं उनकी बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में लेना चाहिए, ना कि किसी एक समस्या के रूप में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? अब जब किसी सेंटेंस में आपको एक बार नहीं मिल जाए तो उस सेंटेंस को और उसके ऑप्शंस को ज्यादा ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ना हम ऐसा हो सकता है हम ये समझ लें जल्दबाजी में कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है और वो हम पहला ऑप्शन पढ़ें और वही उद्देश्य हो और हम सही लगा दें। तो हमें क्या करना है, नहीं का ध्यान देते हुए क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ना है, ऑप्शंस को भी और ज्यादा ढंग से पढ़ना है। तो प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना। अगर छोटे बच्चों को हम समझा रहे हैं तो हमें उन्हें बताना भी तो होगा, क्योंकि छोटे बच्चों का तो नेचर ही होता है बार बार क्वेश्चन करना, और जब तक उन्हें उसका रीजन ना मालूम हो कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं और वो उसका सोर्स क्या है, मतलब हमने अगर बता दिया कि ये कुछ चीज है ऐसे है तो वो क्यों है, बच्चे का पहला प्रश्न होता है क्यों है वो ऐसा। तो हमें अपनी जो बात कहनी है शिक्षकों को, जो सभी को, आप सब आगामी शिक्षक हैं, आपको सभी को शुभकामनाएं हैं कि आप जल्दी से जल्दी शिक्षक बने। तो आपको जो बच्चों को कहना है अपने बात की तार्किक रूप से पुष्टि करनी है। तो ये तो सही है, ये तो प्राथमिक स्तर पर भाषा के शिक्षण का उद्देश्य, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, तो ये तो ऑप्शन सही है। तो और ये पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग बिल्कुल सही बात है। भाषा सृजनशील होनी चाहिए, नए नए विचार बच्चों में उत्पन्न हो ऐसा हमें उन्हें पढ़ाना है, और उनकी इमेजिनेशन को भी यथार्थ करना है, मतलब जो भी वो उनकी काल्पनिकता है उन्हें को उसी के अनुसार से सृजन भाषा का करना है। तो रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जोड़ना और भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। तो जैसे अभी मैंने आपको एक बताया कि कहीं भी दंड वगैरह जैसे शब्द आ जाते हैं, जैसे इसमें मैंने एक क्वेश्चन आपको अभी बताया था जिसमें कठोर आ गया, तो कठोर आते ही ऑप्शन खत्म ही मानना है। और इसमें क्या, इसमें आ गया कंठस्थ, तो एक बार जहां कंठस्थ आ गया तो कंठस्थ करना, रटवाना, रटना, बार बार एक जैसी रिपीट करना, एक ही सेंटेंस को देख देख कर बोलना, ये ऐसी चीजें हैं जो बच्चे का कोई खास विकास तो करती नहीं है। जैसे कि अगर हम किताब से किसी बच्चे को है कि किताब से पढ़कर कहानी सुनाओ, तो उसका उस पर कोई अगर उसे पढ़ना आता है तो वो देखकर पढ़ लेगा, लेकिन उसमें उसकी सृजनशीलता कहीं भी नहीं है, ना ही उसकी कोई कल्पनाशीलता है, तो वो उसे सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही पढ़ देगा। तो अगर एक बार इसमें कहीं पे आ गया कंठस्थ करना, तो कंठस्थ करना जो है, कंठस्थ कराना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। भाषा का उद्देश्य कंठस्थ कराना नहीं है, बल्कि समझ को विकसित करना है, सोच को विकसित करना है, उनकी सृजनशीलता को बढ़ावा देना है। तो कंठस्थ कुछ नहीं कराना है, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास खालिस्तान है और साहित्य है। तो प्राथमिक स्तर पर जो भाषाई क्षमता का विकास है वो क्या है, और जो साहित्य है वो उसमें क्या, साहित्य उसमें क्या भाग लेता है, मतलब साहित्य का उसमें क्या प्रयोजन है, साहित्य उसमें क्या मदद करता है उनके विकास में प्राथमिक स्तर पर। तो प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमता का विकास खालिस्तान क्या है और साहित्य क्या है, तो इसके लिए हम ऑप्शन बैठा के देखेंगे। इसमें जो ऑप्शन है उठा उठा के खालिस्तान इसमें पुट कीजिए। याद रखना है कि जिस क्रम में खालिस्तान है उसी क्रम में ऑप्शन सही बैठने हैं। तो प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमता का विकास ऑप्शन ए में देखेंगे साधन है और साहित्य साध्य है, गलत बात है, क्योंकि साहित्य एक साधन है भाषा के विकास का। हालांकि साहित्य ही नहीं है, ऐसे और भी साधन है, जैसे साहित्य है, कविता है, टीएलएम है, ऑडियो वीडियो एड्स हैं, ये सब क्या है, ये सब भाषा विकास में के साधन ही तो हैं। और तो ये कह रहा है पहले साधन आ गया, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन साधन उद्देश्य, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमता का विकास साध्य है और साहित्य उद्देश्य है, बिल्कुल गलत। साहित्य उद्देश्य नहीं होता, साधन होता है, पहले भी बता दिया। तो ये ऑप्शन भी क्या होगा, गलत होगा। तो भाषाई क्षमताओं का विकास उद्देश्य है और साहित्य साध्य है, ये भी गलत, क्योंकि उद्देश्य साध्य ही उद्देश्य है, जो साध्य है वही क्या है हमारा, वही हमारा एम है। तो और जो हमारा एम है वही उद्देश्य है, हिंदी इंग्लिश कन्वर्टेड है। तो ऑप्शन सही क्या होगा, साध्य और साधन। तो प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास साध्य है और साहित्य एक साधन है, यानी कि भाषाओं का विकास करना ही हमारा साध्य है, जिसे हम साधना चाहते हैं वही साध्य होता है। तो क्या है, क्षमता का विकास करना ही हमारा साध्य है और साहित्य एक साधन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
यह भावना ने बच्चों को पढ़ने के लिए एक पैराग्राफ दिया जिसमें प्रत्येक चौथे शब्द की जगह रिक्त स्थान था जो वह छात्रों से भरने को कहती है। तो भावना किसका प्रयोग कर रही है? तो जैसा कि आप सभी जहां तक टीचिंग करते होंगे कहीं ना कहीं, और आपने इंटर्नशिप भी जरूर की होगी, शायद कम से कम 4 महीने या 2 महीने तो की ही होगी। तो आपने भी वहां पे बच्चों के अलग अलग तरीके से टेस्ट लिए होंगे, जैसे ऑप्शन टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग द वर्ड्स, ऐसे कर करके काफी सारे टेस्ट वगैरह होते हैं। तो उसी में से एक ये टेस्ट भावना है जो टेस्ट ले रही है। तो वो है कि प्रत्येक चौथे शब्द के बाद एक रिक्त स्थान है। तो क्या होगा? पठन परीक्षण कर रही है, लेखन परीक्षण कर रही है, व्याकरण परीक्षण कर रही है, या क्लोज परीक्षण कर रही है? तो आपको बताना है कि वो इसमें क्या कर रही है। तो पठन परीक्षण वो उनके पढ़ने की क्षमता का परीक्षण कर रही है, नहीं, गलत बात है। वो उसने पढ़ तो बोलेंगे मतलब वो उसमें खाली स्थान में क्या पढ़ेंगे। लेखन परीक्षण कि वो सही वर्तन नहीं लिख पाते हैं या नहीं, उसका भी परीक्षण नहीं है। व्याकरण का परीक्षण बिल्कुल गलत, व्याकरण से उसमें कोई मतलब नहीं है, जरूर नहीं है खाली स्थान पर कोई ऐसा वर्ड हो जिसका कोई व्याकरण से मतलब हो, कुछ और भी हो सकता है। तो क्या कर रही है वो क्लोज परीक्षण कर रही है, जैसा कि इंग्लिश में होता है फिल इन द ब्लैंक्स क्लोज टेस्ट, ये वही है। तो वो क्या कर रही है भावना? क्लोज परीक्षण कर रही है। तो ऐसे ही आपको भी बच्चों के अलग अलग तरीके से टेस्ट लेने हैं विद्यालय में। जल्दी ही आपको पूरा वीडियो देखते रहिए, सीटेट को क्लियर करिए। अब की बार सीटेट बिल्कुल नैया पार ही समझिए। तो मन लगा के पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए और साथ के साथ क्वेश्चंस को नोट करते रहिए। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करिए। और जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसका ऑप्शन कमेंट हमें करके बता दिया करिए, ताकि आपको आने जैसे ही हम ऑप्शन बताएं तो आपको लगे कि हाँ हमने सही बताया है या हमने गलत किया है। और अगर आप 15 में से 9 या 10 कर पा रहे हैं तो इसका, अगर आप 9 क्वेश्चन भी सही कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है आप क्वेश्चन कुछ ना कुछ आप टेट पास करने के बिल्कुल बॉर्डर पे हैं। लेकिन अगर आप 10 प्लस कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप अच्छा कर पा रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है आपको 12 से ऊपर ऊपर लेकर जाना। तो हम आपको वही क्वेश्चंस कराएं जो एग्जाम में रिपीट होते हैं और इन्हीं की लैंग्वेज बदल बदल के बार बार क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? तो जैसा कि आपको जानते हैं कि ये हिंदी भाषा के पार्ट होते हैं मुहावरे और लोकोक्तियां, दैनिक बोलचाल की भाषा में इनका अक्सर प्रयोग होता रहता है। तो आपको इसमें ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन पढ़ेंगे। ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है? क्या मुहावरे जब भी हम आम बातचीत करते रहते हैं, जैसे हम और आप लोग नॉर्मली बात करते हैं, तो क्या उसमें मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग होता है? नहीं। तो ऑप्शन गलत है। भाषा का अलंकरण करते हैं, हालांकि ये कुछ हद तक सही है कि वो भाषा को अलंकरण कर देते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियां बोलने से भाषा थोड़ी सी अच्छी सी लगती है, लेकिन ये भी ऑप्शन नहीं है। ये भाषा को नियंत्रित करते हैं। क्या मुहावरे और लोकोक्तियां आपकी भाषा को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। अगर आपको मुहावरे नहीं भी आते हैं, लोकोक्तियां नहीं भी आती हैं, तब भी अपनी आप बात सीधे सीधे सेंटेंस में कह सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत। तो अब इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बी, ये भाषा के प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। तो जैसा आपने देखा होगा कि बहुत सारे राइटर्स हैं, लेखक हैं जो वक्ता होते हैं अच्छे अच्छे, जैसे जिनसे आप मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं। मैं भी अक्सर मोटिवेशनल स्पीच देता हूं और जल्दी ही हमारे चैनल पर आपको हमारी मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने को मिलेंगी। तो जो मोटिवेटर होते हैं वो मुहावरे और लोकोक्तियों को इस तरीके से बोलते हैं कि हमें लगता है कि हाँ ये एक अच्छा वक्ता है, ये अच्छा बोलने वाला है। और जो नॉर्मली हम बातचीत करते हैं वो तो सभी आम लोग करते हैं। तो मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग ये भाषा को प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। इससे ना सामने वाले पे प्रभाव पड़ता है। यदि हम अपनी बातों में मुहावरों का प्रयोग करते हैं, मुहावरे से मतलब हम एक ही ऐसा सेंटेंस बोल दें कि उसे पूरी बात का ना एक अर्थ दूसरे के साथ माइंड में एकदम छप जाए वो बातें। तो क्या करते हैं, भाषा के प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, अर्थ को एकदम ना बेटर तरीके से समझा सकते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कौन सी गतिविधि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? आपको बताना है सबसे कम। नोट कर लीजिए, एकदम सबसे कम आ गया, जहां पर एकदम मैंने बताया अभी कहीं पर कंठस्थ करना, कहीं कठोर शब्द आ जाए और कहीं पे कम आ जाए, कहीं पे नहीं आ जाए, कहीं पे ऐसे कुछ भी नकारात्मक वर्ड जहां पर आते हैं वहां आपको क्या करना है, प्रश्न को तोड़ लेना है। तो कौन सी गतिविधि प्राथमिक स्तर पर बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति, तो एक कौन सी अभिव्यक्ति करवा रहे हैं? मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है। तो आपको बताना है कि सबसे कम प्रभावी क्या है। ऑप्शन देखेंगे, कहानी को अपनी भाषा में कहना मौखिक अभिव्यक्ति का एक अच्छा साधन है, ये कम प्रभावी नहीं है तो काफी प्रभावी है। क्या आपके किसी बच्चे को कोई कहानी सुना है, उससे बोलते हैं कि अब इसी कहानी को अपनी भाषा में दोबारा से कहो, तो वो अपने शब्दों में कहा उसे सुनाता है और उसकी भाषा पर उसका प्रभाव पड़ता है। चित्र बनाकर कहानी बनवाना,
आप बच्चे को बहुत सारे चार्ट पेपर, स्क्रीनशॉट्स, टेलीफिल्म या कुछ भी आप प्रोजेक्टर, कैलेंडर, मॉडल कुछ भी दिखाते हैं, किसी चीज का चित्र दिखाते हैं, उससे कहते हैं कि इसकी कहानी बनाओ। जैसे हम 4 चित्र में कछुए और खरगोश वाली कहानी के चित्र दिखाएं, जिसमें एक जगह कछुआ और खरगोश बैठे हैं, दूसरी में कछुआ पीछे है, खरगोश आगे भाग रहा है, तीसरी में कछुआ सो रहा है, चौथी में कछुआ पहुंच गया अपने टारगेट पे और उसने रेस जीत ली। तो उन 4 चित्र को देखकर बच्चे के दिमाग में पूरी कहानी छप जाती है। तो समझ जाता है कि कछुए की और खरगोश की दौड़ में कछुआ जीत गया और खरगोश बीच में सो गया, जबकि कछुआ पहले पीछे था। तो वो चित्र देखकर कहानी को समझ सकते हैं। तो ये तो प्रभावी है, ये गतिविधि प्रभावी है। तो घटना का वर्णन करना, जैसे कि हम किसी छात्र से बोलें कि आज आप जैसे रास्ते में आए तो आपके सामने वहां पर कोई घटना घटी, या जो भी कोई संभावित उसने कहीं या कोई पूर्व घटना जो उनके जीवन में पहले घट चुकी है, अब हम उससे कहते हैं उसका वर्णन करो, तो वो अपने शब्दों में उस घटना को बताता है कि घटना कैसे घटी, कब घटी, उसका रीजन क्या था, कारण क्या था उस घटना का घटने का, उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, या उस घटना का किसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो उसे एकदम ना अपने शब्दों में बताएगा और उसके ना शब्द भंडार में, उसकी भाषा पर ना उसका अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो ये भी सही है। तो अब देखेंगे कहानी को शब्द से दोहराना। शब्द से दोहराना, अब इसे यही नोट कीजिए कि यह है शब्द से दोहराना। तो शब्द से दोहराना मतलब वर्ड को सेम टू सेम बोलना, इसका मतलब है सेम, एकदम सेम टू सेम बोलना। तो शब्द कहानी को शब्द से दोहराना मतलब सेम टू सेम बोलना। जब वो कहानी को पढ़ के या देख के या सुन के कहीं से भी कैसे भी बिल्कुल सेम टू सेम बोलेगा, तो उसमें उसने अपना तो कुछ किया ही नहीं, जो आपने उसे बोला या जो उसने पढ़ा वो देख के उसने पढ़ दिया। उसने अपनी कौन सी गतिविधि, उसमें अपना ऐसा क्या उसने ऐसा एक्टिविटी की या सृजनशीलता उसने अपनाई, उसमें अपना कुछ भी उसने नहीं किया। तो इसका सबसे दोहराना मतलब उसने सेम टू सेम बस कॉपी पेस्ट कर दिया। तो बाकी क्या है, यही जो है वो सबसे कम प्रभावी है, यही क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। तो सबसे कम प्रभावी क्या है, कहानी को शब्द से दोहराना ही सबसे कम प्रभावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी शिक्षण सामग्री शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में सहायक होती है। तो टीचिंग एड्स आप सभी ने यूज किए होंगे, टीएलएम वगैरह, ऑडियो विजुअल एड्स, मॉडल, चार्ट, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप जब इंटर्नशिप पर टीचिंग पर गए होंगे, माइक्रो टीचिंग बीएड वालों ने की होगी, बीटीसी वालों ने इंटर्नशिप की होगी, मैं भी बीटीसी ट्रेनी हूँ, बीएड भी हूँ, मतलब बीएड नहीं बीटीसी ट्रेनी हूँ मैं, डीएलएड। तो हम भी 4 महीने की ट्रेनिंग पर गए, तो ऐसा ही आप भी गए होंगे, तो आपने वहां पर ना बहुत सारे टीएलएम यूज किए होंगे। तो अब ये बोलना चाह रहा है, ये पूछा है कि कौन सी शिक्षण सामग्री शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में सहायक होती है। तो ऑडियो विजुअल एड्स, अगर हम बच्चे में कहीं पर ऐसे कोई बाधित बच्चा है जिसे सुनने में प्रॉब्लम होती है, तो हम उसे वीडियो एड्स दिखाकर पढ़ा सकते हैं, या किसी को दिखने में प्रॉब्लम है तो हम उसे ऑडियो एड्स के द्वारा पढ़ा सकते हैं। पत्र पत्रिकाएं या वीडियो परख या वैविध्यपूर्ण, तो आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इनमें से क्या सही है, तो ऑडियो वीडियो एड्स, ऐसा तो नहीं है कि हम रोज बच्चे को वीडियो एड्स और ऑडियो ही सुनाएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि हम उन्हें सारा टाइम पत्र पत्रिका ही पढ़ाने में लगेंगे, और ना ही ऐसा है कि कोई सारे ही छात्र बहरे हैं या मतलब बाधित हैं, श्रवण बाधित हैं, जिन्हें हम वीडियो पर रखी या शिक्षा ही देंगे। तो क्या होगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर होगा वैविध्यपूर्ण। मतलब कि हमें उन्हें वैविध्यपूर्ण से मतलब अलग अलग तरह की टीचिंग एड्स, कभी ऑडियो एड्स, कभी वीडियो एड्स, कभी पत्र पत्रिकाएं, कभी चार्ट, कभी मॉडल, कभी न्यूज़पेपर, मतलब अलग अलग चीजों से हम उन्हें पढ़ाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आंसर डी, वैविध्यपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का प्रयोग हुआ है, पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखिए, यह अभ्यास प्रश्न का उदाहरण है। तो एक कोई बच्चों को एक कहानी सुनाई जाती है जो पहाड़ी क्षेत्रों से पहाड़ी क्षेत्र से रिलेटेड है, और सब कहानी में पहाड़ी और घाटी शब्दों का प्रयोग हुआ है। जैसे कोई शेर था, वो घाटी में रहता था, एक दिन वो पहाड़ी पे चढ़कर कूद गया, इस तरीके से कोई भी एक कहानी सुनाई है, तो उसमें ना पहाड़ी और घाटी शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो अब टीचर बच्चों से ये बोल रहा है कि पहाड़ी क्षेत्र से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो। तो उसने ये ऐसा बोला, तो ये जो प्रश्न है वो किस तरीके के प्रश्न का उदाहरण है, या वो अध्यापक जो है उन छात्रों को क्या सिखाना चाह रहा है, वो उन्हें पर्यायवाची शब्दों का परिचय करवा रहा है। नहीं, बिल्कुल गलत, क्योंकि पहाड़ी और घाटी आपस में भी ये भी पर्यायवाची नहीं है, तो वो ऐसा तो कह नहीं रहा है कि आप इनके पर्यायवाची शब्दों लिखिए या ऐसा रिपीट कीजिए। तो पर्यायवाची शब्द नहीं है, गलत। शब्दकोश में विकास करना, मतलब वो उन्हें नए नए वर्ड सिखाना चाह रहा है उनका, जिससे कि उनके शब्दकोश का विकास हो, ये भी नहीं है, गलत। शब्द भंडार का विकास करना, शब्द भंडार मतलब अगर वो ऐसे सब सोच के लिखेंगे तो कुछ वो वर्ड उनके शब्दकोश में पहले से हो या शब्द भंडार में उनके पहले से होंगे,
तभी तो वो उसे सोच सोच के लिखेंगे, और जब उनके भंडार में नहीं होंगे तो वो कहाँ से लिखेंगे। तो क्या होगा, संदर्भ में व्याकरण। तो शिक्षक उन्हें उस घाटी या उस घाटी वाली पहाड़ी वाली कहानी के संदर्भ में व्याकरण का ज्ञान करा रहा है, उसी के से रिलेटेड जो और वर्ड्स हैं वो उन्हें उन्हें सिखाना चाह रहा है। तो जैसे कि वो कहानी में कुछ नाम आए तो उन नामों के द्वारा, या उन नाम से पहले कोई विशेषण शब्द लग गया तो उन शब्दों के द्वारा, जैसे ऊंची पहाड़ियां या बड़े पहाड़, इस तरीके से मतलब वो उन्हें उनका उस कहानी के संदर्भ से व्याकरण सिखा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आंसर है व्याकरण संदर्भ में, यानी कि या संदर्भ व्याकरण में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रश्न कक्षा में, ये है कौन सा क्वेश्चन कक्षा में बहुभाषिकता, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है। तो ऑप्शन देखेंगे, एक अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे। ऐसे मतलब 4 क्वेश्चंस हैं, कोई टीचर अपने बच्चों से, एक कक्षा है जिसमें काफी सारे अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले छात्र हैं, अलग अलग भाषी छात्र हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, मतलब कहीं से भी समझ लीजिए, मतलब कुल मिला के यह है कि उसमें 3 से अधिक भाषाएं क्लास में बोली जा रही हैं, 2 से अधिक भाषाएं क्लास में बोली जा रही हैं। तो एक अध्यापक 4 प्रश्न करता है, जिन जो प्रश्न ऑप्शंस में दिए हुए हैं, तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा प्रश्न है जो बहुभाषिकता को पोषित करता है। पोषित मतलब उसे बढ़ावा देता है या इंकरेज करता है कि बहुभाषिकता एक साधन के रूप में लेता है, ना कि एक समस्या के रूप में, एक संसाधन के रूप में बहुभाषिकता का वो यूज कर रहा है। तो ऑप्शन है, एक अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे। तो एक अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, ये तो एक वर्ड का आंसर हो गया, और इसका जो भी एक वर्ड होगा, जैसे अच्छी लगने वाली महक सुगंध, तो सारी भाषाओं में सुगंध ही रहेगा, उसका कोई खास फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, ये भी पहले जैसा ही है, बदबू कहेंगे उसे। तो ये भी आंसर कोई बहुभाषिकता से तो इसका कोई खास संबंध है नहीं, तो ना ही और इसमें कुछ ऐसा है कि जो बहुभाषिकता को बढ़ावा देने वाली इसमें कोई बात कही हो गई हो। तो ये भी कौन सा क्या हो गया, गलत। आपके घर में किस किस की महक आती है, तो किस किस की महक आती है, वो भी, ये भी बहुभाषिकता को बढ़ावा देने वाला प्रश्न नहीं है। सारे छात्र इसका लगभग एक ही जैसा उत्तर देंगे, और सुनने और बोलने में जैसे सभी ने भोजन बोला या फूड बोल दिया सबने एक ही लैंग्वेज में, या अलग अलग लैंग्वेज में बोलेंगे, तो वही कोई खास नहीं है। अगर आपके घर में किसकी महक आती है, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, सी, गलत। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा डी, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। तो जब अध्यापक कई भाषा बोलने वाले बच्चों से कहता है कि अपनी अपनी भाषा में तुम इनके सभी फूलों के, मतलब फूलों के सभी छात्र अपनी अपनी भाषा में नाम लिखो। जैसे कोई मराठी बोलने वाला है, कोई गुजराती बोलने वाला है, कोई उड़िया बोलने वाला है, कोई हिंदी बोलने वाला है, कोई उर्दू अरबी बोलने वाला है, कोई इंग्लिश बोलने वाला है, तो हर बच्चा अपनी अपनी लैंग्वेज में फूलों के नाम लिखेगा। और जो उसके साथी बच्चे होंगे वो एक दूसरे की लैंग्वेज में जब फूलों के नाम को सुनेंगे, जैसे एक कोई बच्चा फ्लोवर बोल रहा है, कोई फूल बोल रहा है, कोई सुमन बोल रहा है, या कोई कुसुम बोल रहा है, जो भी उन अलग अलग नाम से मतलब सुनेंगे और देखेंगे और पढ़ेंगे, तो उन्हें दूसरी भाषा के शब्दों का भी क्या होगा, उन्हें दूसरी भाषा के शब्दों की भी नॉलेज बढ़ेगी। और जब उन्हें दूसरी भाषा के शब्दों की नॉलेज बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी, तो वो उस भाषा को कुछ हद तक सीखने में इंटरेस्टेड होंगे। तो कौन सा प्रश्न है जो बहुभाषिकता को पोषित करता है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, जो फूलों के नाम अपनी अपनी भाषा में लिखो। तो सभी छात्र अपनी भाषा में फूलों के नाम जब लिखेंगे तो इससे क्या होगा, बहुभाषिकता को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है। तो पहले जैसा ही कुछ कुछ क्वेश्चन है। तो एक जो अध्यापक है वो प्रश्न उसने कोई कहानी सुनाई है, जिसे कि इसमें तितली और कली की कहानी है, जो कि एनसीईआरटी की बुक से ली गई है। और मैंने आपको अपने जब मैंने सिलेबस वाली वीडियो बनाई थी, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि आपको सभी को, जितने भी सीटेट का एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी हैं, एनसीईआरटी 3rd to 8th यानी कि 3री से 8वीं तक की किताबें अपने अपने अकॉर्डिंग पढ़नी है। जैसे ईवीएस के लिए सबको पर्यावरण अध्ययन तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन अगर कोई 6 से 8 तक वाला हमारी वीडियो देख रहा है, तो मैं उसे भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने साइंस ली हुई है, तो आपको मैथ और साइंस की दोनों बुक पढ़नी है, और हिंदी भी उसी की से पढ़नी है। और अगर कोई ईवीएस वाला या पर्यावरण अध्ययन वाला एसएसटी वाला है, तो उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोग्राफी, सॉरी मतलब उसे ज्योग्राफी वगैरह और हिस्ट्री वगैरह उसी से पढ़ने होंगे। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, डाल डाल का उपयोग करके वाक्य बनाना। डाल डाल का उपयोग करके वाक्य बनाओ। तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? तितली और कली ने क्या खेल खेला? तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है? तो ये 4 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। तो आपको इनमें से बताना है कि भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक कौन सा है। तो अब देखिए, जब हम
बच्चों से बोलेंगे कि डाल डाल का उपयोग करके वाक्य बनाओ, तो बच्चा एकदम से बना देगा एक ही लाइन में कि डाल डाल का उपयोग करके एक वाक्य बना दिया। अब वो अगर हम कहें कि तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है, तो वो एक वर्ड में नाम बता देगा उसका, और हम उसे भी देखकर भी समझ, उसमें ये भी कोई भाषा क्षमता के खास बढ़ावा नहीं देगा। जैसे किसी को हैरी पॉटर की कॉमिक बुक पसंद है, या किसी को आयरन मैन, अवेंजर्स कोई भी पसंद है, जिसे जो भी पसंद है, या मार्वल स्टूडियो की कॉमेडी जितनी भी किसी कॉमिक्स हैं वो सब किसी को पसंद, तो वो एक ही, जिसे जो पसंद है वो एक ही उसमें नाम बता देगा। तो इसमें कोई भाषा क्षमता को खास बढ़ावा इसमें भी नहीं दिया जाता है। तो तितली और कली ने क्या खेल खेला, अब वो ये भी एक लाइन का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बोल दिया क्या, क्या का मतलब एक वर्ड में आंसर कि कौन सा खेल खेला होगा, उसका एक वर्ड में सीधा सीधा नाम बताया जा सकता है। अब ऑप्शन देखेंगे बी, तो तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों गई होगी, तो ये उसकी कब गई होगी और क्यों गई होगी, तो ये उसके सोचने को थोड़ा बढ़ावा देगा। इसका आंसर सोच के देना पड़ेगा। इस प्रश्न को सुनते ही बच्चा सोचेगा कुछ ना कुछ नया के वो क्यों गई होगी, क्योंकि ऐसा तो कहानी में बताया नहीं गया कि वो क्यों गई होगी और कब गई होगी। तो वो जो भी है उस कहानी को, जिसने वो कहानी पढ़ी होगी, वो सोचेगा और इस प्रश्न को देखते ही कि वो इसका कारण क्या है, तितली क्यों गई कली के पास और कब गई, किस समय गई, तो ये उसके भाषा क्षमता में थोड़ा विकास करेगा, भाषा क्षमता के विकास में सहायक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। तो निम्न में से कौन सा प्रश्न तो ये हो गया भाषा क्षमता के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो लवी अक्सर शय शय को शय बोलती है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे। तो जो जो कोई छात्र शय को शय बोलता है, तो अगर एक भाषा शिक्षक है या शिक्षिका है, आप जो भी हैं, अभी नहीं है तो भविष्य में होने वाले हैं जल्दी ही, शीघ्र, शुभकामनाएं आप सभी को। तो आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे यदि आप एक भाषा के शिक्षक हैं, आप कोई भी भाषा, लैंग्वेज या कुछ भी, कोई सी भी लैंग्वेज पढ़ाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी आप लैंग्वेज पढ़ाते हैं, तो अगर आप एक भाषा शिक्षक हैं तो इस स्थिति के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, मतलब क्या कहेंगे जब कोई शय को शय बोलता हो। तो ये भाषागत त्रुटि है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाषा में शय और शय दोनों ही है, तो जरूरी नहीं है कोई ये भाषागत है। तो भाषा प्रयोग में लापरवाही? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर भाषा के प्रयोग में छात्र लापरवाही कर रहा है तो इसका मतलब है आपने उसे सिखाने में लापरवाही की है। भाषागत ज्ञान का अभाव, ये भी बिल्कुल, ये भी सही नहीं, क्योंकि सारे वर्ड ऐसे नहीं होते कि जो उसे भाषागत ज्ञान के द्वारा बिल्कुल सही सटीक ही सिखाए गए हों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले, जैसे कोई हरियाणा का रहने वाला है तो वो थोड़ी खड़ी बोलता है एकदम हरियाणा में। स्कूल को स्कूल बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे स्कूल बोलते हैं, कहीं पे स्कूल बोलते हैं। तो इसका ना इस क्षेत्रीय भाषाओं का जो प्रभाव होता है वो उनकी बोलचाल के शब्दों के उच्चारण पर पड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर सही होगा बी, क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव। तो क्षेत्रीय भाषा का जो प्रभाव है वो उसकी बोली पर अक्सर, वो उसकी बोली पर पड़ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे में लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है, मतलब एक छात्र का लेखन कौशल का विकास कैसे किया जा सकता है? उसकी राइटिंग स्किल है, और उसकी राइटिंग को सुंदर बनाने के लिए, उसकी राइटिंग स्पीड बढ़ाने के लिए, उसका जो राइटिंग कौशल है तो उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके लेखन कौशल को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, ये इस क्वेश्चन में वो पूछना चाह रहा है। तो आपको आंसर बताना है लिपि चिन्हों और अक्षरों की बनावट के द्वारा। लिपि चिन्ह मतलब जैसे हिंदी में ए, आ, ई, ये सब जो हम वर्णमाला होती है, जो वर्णमाला होती है, वो क्या होते हैं? लिपि चिन्ह होते हैं। अक्षरों की बनावट मतलब अक्षरों को सटीक रूप से बनाना, सही आकृति में बनाना, सही लाइनों के मध्य लिखना। तो ये क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, ये आंसर नहीं है। तो चित्रांकन और लिपि चिन्हों के द्वारा मतलब छात्रों को चित्र बनाने सिखाए जाए और लिपि चिन्ह बताए जाए तब, ये भी आंसर गलत है। रेखांकन और लिपि चिन्हों के द्वारा, ये भी रेखांकन मतलब लाइन चित्र, लाइन इमेज, जो लाइन पिक्चर बनाते हैं, पेंसिल इमेज लाइन वाली, तो उनके द्वारा वो बनाया सिखाया उन्हें, फिर लिपि चिन्ह बताए जाए, तो ऐसा भी नहीं है। तो किससे सीखेंगे? रेखांकन और चित्रांकन के द्वारा। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें रेखांकन और चित्रांकन उनसे कराया जाता है। प्रारंभिक कक्षाओं में उन्हें अलग अलग तरह की शेप बनाकर, आकृतियां बनाकर दिखाई जाती हैं और उन पर उनसे पेंसिल फेरने के लिए कहा जाता है। तो बच्चे
के लेखन को कौशल का विकास कैसे किया जाता है? रेखांकन और चित्रांकन के द्वारा। तो देखिए मैंने पहली बार इस 2020 सीटेट 2020 में ही मैंने पहली बार पढ़ाना शुरू किया हुआ है। अगर कहीं पे कोई फॉल्ट लगता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं पढ़ाना शुरू किया हुआ है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ कमियां हो, तो प्लीज सजेशन जरूर दीजिएगा ताकि हम अपनी कमियों को दूर कर सकें, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा से कौन संबंधित है? तो सामाजिक अंतःक्रिया का ये क्वेश्चन ऐसे का ऐसा ही सीडीपी और हिंदी पेडागोजी दोनों में अनेकों बार तो नहीं बोल सकते, मतलब काउंटिंग में ही अभी तो 2011 से अब तक लगभग अलग अलग पोर्शन में 10 बार तो कम से कम पूछा गया ही होगा। 10 बार सीटेट में आ चुका होगा ये क्वेश्चन। तो 10 बार सीटेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, कभी सीडीपी में और कभी हिंदी में। तो बताना है कि कौन है जो सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा से संबंधित है? स्किनर बिल्कुल नहीं, पियाजे बिल्कुल नहीं, चॉम्स्की नहीं क्योंकि भाषा वाले हैं। तो कौन है? वाइगोत्स्की हमारा इसका सही आंसर है। तो आंसर ऑप्शन डी हमारा सही है, वाइगोत्स्की। तो वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा किससे संबंधित है? वाइगोत्स्की से। तो वाइगोत्स्की एक अलग ही प्रॉपर टॉपिक है जिसके लिए हम जल्दी ही आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, और ये चारों ही जो मनोवैज्ञानिक है इनके लिए आपको प्रॉपर अलग अलग से इनका पूरा टॉपिक, इनके सिद्धांत और इनकी बताई हुई सारी बातें और इनसे लगने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमारे आने वाले वीडियो में आपको मिलते रहेंगे जल्दी ही, क्योंकि हमारा 40 डेज की वैलिडिटी में ही हम पूरा कंप्लीट कोर्स कराने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दीजिए, ना कि पर्सनलाइज पर। ऑल नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो हमारे सारे नोटिफिकेशन सारे वीडियोस के आपको मिलते रहेंगे। स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक बल किस पर दिया है? तो अभी तक आपने स्किनर का सिद्धांत पढ़ा नहीं है, क्योंकि हालांकि आपने अपने सिलेबस में अपनी कक्षा में एकेडमिक में पढ़ लिया होगा। अगर आपको याद हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो हम स्किनर का पूरा सिद्धांत और उसने क्या प्रयोग किए, किस पर किए, कैसे किए, वो सब हम आपको पढ़ाने वाले हैं। लेकिन अभी आप पेडागोजी में सिर्फ इतना याद रखिए कि स्किनर जो कहता है, स्किनर का ये मानना है कि जो बच्चे होते हैं वो दूसरे का अनुकरण करते हैं, मतलब जैसा किसी को बोलते हुए देखेंगे वो वैसा ही बोलेंगे, किसी को जैसा करते हुए देखेंगे वैसा ही करेंगे। तो इसका मतलब जैसे को जैसा देखें वैसा ही करने का मतलब क्या है? अनुकरण करना। अंतःक्रिया गलत, भाषा अर्जन क्षमता गलत, सृजनात्मकता गलत। तो स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक बल किस पर दिया है? अनुकरण पर। तो जैसा बच्चा अपने घर में, पड़ोस में, विद्यालय में, आसपास में, अपने समाज में किसी को जैसा बोलता हुआ देखता है वही वो उसी का अनुकरण करता है। अगर वो ऐसे माहौल में रहता है जहां पर लोग बहुत ही सटीक भाषा और अच्छे रूप से भाषा का प्रयोग करते हैं, वो अच्छा ही बोलना सीखेगा। और यदि कहीं वो ऐसे माहौल में रहते हैं जहां पर लोग अक्सर अधिकतर गालियां देते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, उग्र आक्रामक रूप से बोलते हैं, तो उसका व्यवहार भी कैसा हो जाएगा? वो उन्हीं के जैसा अनुकरण करेगा और वो वैसा ही बन जाएगा। बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए क्या सर्वाधिक सहायक है? तो ये कह रहा है कि बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए क्या सर्वाधिक सहायक है, मतलब हम बच्चे की भाषाई क्षमता कि उसके बोलने की जो कैपेबिलिटी है वो कैसा बोलता है, अच्छा बोलता है, गलत बोलता है, उसका व्याकरण कैसा है, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, ये सब हम देखने के लिए उसका जो हम आकलन करते हैं उसके लिए सर्वाधिक क्या सहायक है, वो इस क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है। तो बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य करना। अब बच्चे को जो अध्यापक के द्वारा कार्य किया जाता है उससे वो लेखन कार्य होता है, नॉर्मली तो लेखन ही होता है। अगर वो उस कार्य को करता है तो उसकी भाषा का आकलन अध्यापक के द्वारा कैसे लगाया जाएगा? नहीं लगाया जाएगा, ये ऑप्शन गलत है। बच्चे के की शिक्षक से औपचारिक बातचीत करना। अब जब बच्चा शिक्षक से बातचीत करेगा तो सीधी सी बात है, बच्चा शिक्षक के प्रति सबसे ज्यादा समर्पित होता है, सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट शिक्षक को ही देता है। तो सीधी सी बात है, उन्हें हाँ जी, ना जी, यस सर, नो सर में ही बात करेगा। तो इससे भी उसकी लैंग्वेज का पता नहीं लगेगा, चाहे बच्चा कितना ही झगड़ालू, कितना ही बदतमीज, कितना ही सीधा, कितना ही शरीफ, कैसा भी बच्चा हो, मतलब किसी भी तरीके का बच्चा हो, वो हमेशा अध्यापक से, अपने शिक्षक से तो अच्छी ही बातें करेगा, हमेशा उन्हें रेस्पेक्ट ही देगा। बहुत कम नॉर्म ऐसा तो कोई मिलेगा ही नहीं कि बच्चा प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षक से बदतमीजी करेगा, कुछ भी करे। तो ये ऑप्शन भी क्या होगा? गलत होगा। इसके द्वारा भी पता नहीं लगाया जा सकता कि उसकी भाषाई क्षमता कैसी है। तो बच्चे की कक्षा में औपचारिक बातचीत, तो औपचारिक बातचीत कक्षा में मतलब जो कक्षा में बच्चा खड़े होकर, जैसे टीचर्स ने बोल दिया कि आओ आप आगे खड़े होकर कुछ सुनाओ, तो जो उसकी औपचारिक बातें होंगी जो कक्षा से रिलेटेड ही है, उन बातों को भी बच्चा सटीक रूप से उन्हीं बातों को बोलेगा ताकि वो दूसरे का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सके। तो ज्यादा से ज्यादा वो अच्छा बोलने की कोशिश करेगा,
बेशक उसकी भाषाई क्षमता अच्छी ना हो या वो जैसा भी हो, लेकिन वो क्या कोशिश करेगा, उसकी कोशिश यही रहेगी कि वो सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं अभी ऑप्शन है, हाँ तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। तो वो अपने साथ वाले बच्चों से कैसी बातचीत करता है, किस तरीके से बात करता है, कैसे शब्दों का यूज करता है, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, उसका ग्रामर व्याकरण कैसा है, ये सब डिसाइड करता है कि उसकी भाषाई क्षमता का लेवल कैसा है, कम है या मतलब डाउन है या अप है, कम है या ज्यादा है। तो ये डिसाइड करेगा कि उसकी भाषाई क्षमता कैसी है। तो बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत उसकी भाषा और क्षमता का भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए सर्वाधिक सहायक है। तो गाइज प्लीज इस वीडियो को अगर आपको हमारे क्वेश्चन पसंद आए और हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो उसे जरूर टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है दोनों, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स। प्लीज प्लीज जरूर शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी बेनिफिट मिले। और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। टेलीग्राम लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं और टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लें। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है स्टार्टिंग से, तो वीडियो पूरा देखें, स्टार्टिंग से लास्ट तक देखें, क्योंकि यही वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस के आगे आने वाले आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो लगभग जो भी अब तक क्वेश्चंस आए हुए हैं वो और उसी से रिलेटेड और भी बाकी जो टॉपिक से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। और प्लीज गाइस लिंक को कॉपी करके अपने स्टेटस और व्हाट्सएप के स्टेटस और फेसबुक की स्टोरी पर लगा दीजिए और फेसबुक वॉल पर पोस्ट भी कर दीजिए। और आपके जो कॉलेज के फ्रेंड्स का ग्रुप है उनमें भी प्लीज जरूर शेयर कीजिए ताकि आपके सभी दोस्त सीटेट पास करके टीचर्स बनने की ओर बढ़ सके। क्योंकि भर्तियां तो काफी हैं और आपके लिए आपकी सिर्फ एक सीट है, तो आप सिर्फ अपनी एक सीट पक्की करें और एक सीट अपने दोस्त को भी पक्की कराएं। तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू। मैं शिव कुमार खत्री जल्दी ही आपके साथ मिलूंगा दूसरे वीडियो में। थैंक यू।